आपसे पैसा लेके राजनीतिक पार्टी चला रहा है, वो आपसे व्यापार कर रहा है। और ये है कि जब तक वोट आप मत करिए, आपके लिए घोषणा पत्र पे जो कुछ मुद्दे आपके उनके ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी पार्टी है उसके फिंगरप्रिंट ले लिए, जैसे मकान की रजिस्ट्री की तरह। और जो भी घोषणा कर रहा है उसमें टाइम बाउंड करा के दीजिए कि इतने दिन में ये काम करोगे या नहीं करोगे। यदि युवाओं, यदि आपने टाइम बाउंड करना शुरू कर दिया नेताओं को, तो मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि आपको रोजगार भी मिलेगा, आप सुरक्षित भी रहेंगे, और ये भारत में जो नफरत की राजनीति है वो भी खत्म हो जाएगी। जी लगेगा था, मैं दूसरी पार्टियों से भी कर रहा था, तो लोकल में भी कर रहा था, लोगों के घर तक भी आके उनकी भी मदद करता था, गरीब लोग की भी मदद करता था। यहाँ तक कि अगर किसी ज़रूरतमंद को बहुत ज़रूरत पड़ गई तो आधी आधी रात को उठ के उसकी मदद करते हैं। सियासत, सेवा, सत्ता, इस त्रिभुज पर खड़े आदमी की शख्सियत पहचानी जाती है कि वो समाज सेवा से सियासत की तरफ आया है या संपदा के लिए सियासत की तरफ गया है। आज हमारे सामने एक ऐसी ही पार्टी वीआईपी विकास इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह जी बैठे हुए यूपी के अलीगढ़ से। राकेश जी, तो आपने सियासत की तरफ रुख क्यों किया? आपको तो डॉक्टरी करना था। सेक्युलर भारतीय न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे दिल्ली में मैं जंतर मंतर आया हुआ था, और यहाँ पर एक बहुत चैनल ने मुझे एक परिचय हुआ, और मेरे को ये कि अपने चैनल पे एक कुछ समय और अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो जो चैनल के सुल्तान भारती हैं उनको मैं जितना भी मेरे से जो प्रकृति ने दिया है मुझे, वो मैं चैनल पे जो भी बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और मेडिकल का छात्र रहा हूँ, और उसके बाद में मैं 18 साल आपके दिल्ली में ही सादरा में बूटे बहादुर हॉस्पिटल में एज ए एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा हूँ। उसके बाद में मेरी जो डिजाइन 2015 में मुझे हार्ट अटैक हुआ है 2 बार, उसके बाद मैंने रिजाइन किया है। ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी, मैं जब छुट्टी में था। उसके बाद ये है कि ये प्रकृति की देन है कि मेडिकल का छात्र ये है कि राजनीति में आना। चुनाव आयोग में 2015 के लास्ट में हमने अप्लाई किया था, और 2016 में हमारे राजनीतिक पार्टी विकास इंडिया पार्टी का सर्टिफिकेट मिला। सारे प्रदेशों में उसकी दफ्तर खोले, प्रचार प्रसार किया। जाहिर सी बात है कि इस काम में पैसा बहुत लगता है, तो इसमें आप ये नहीं महसूस करते कि आर्थिक रूप से तो बहुत संपन्न आदमी का काम था कि जो ये करता, कोई मिलियनेयर होता, कोई पुश्तैनी राजनीति के छत्र पर बैठा होता, आपने ये असंभव कर सकते। ये जो राजनीति जो विकास इंडिया पार्टी का जो गठन हुआ है, ये प्रकृति की तरफ से हुआ है। मेरा यह बचपन से कोई राजनीति की तरफ नहीं था। ये जो ऑटोमेटिक जो मुझे अटैक हुआ उसके बाद में राजनीति का हुआ है। और मैं जो ये विकास इंडिया पार्टी जो अभी तक भारत में 1947 के बाद में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, वो केवल ये है कि भारत में अपने स्वार्थ के लिए बनी है, देश हित के लिए नहीं बनी। तो मेरे अंदर से ये गॉड गिफ्ट है कि जो भी करना है देश हित के लिए करना है, क्योंकि पैसा मेडिकल लाइन में बहुत देखा है मैंने, और पैसे कोई छोड़ के मैं आया हूँ। ये जो विकास इंडिया पार्टी है, आज देश में हमारी जो 20 राज्यों में विकास इंडिया पार्टी की मेंबरशिप है, और मेंबरशिप भी हमारा विकास इंडिया पार्टी निःशुल्क देता है, उसका कोई चार्ज नहीं देता। हम चैनल पे बहुत सारे चैनलों पे बोल चुके हैं इस बात को कि कहीं पे भी आप किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ते हैं तो वहाँ 1 रुपया नहीं दें आप, क्योंकि यदि आपने पैसा जनता या राजनीतिक पार्टियों को पैसा देने लग गई तो जो राजनीतिक पार्टी बनाता है वो उसकी एक बिजनेस हो गया। और दूसरा है कि हमारी जो पार्टी है वो जो टिकट भी जो चुनाव के लिए होती है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, तो इनमें भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए बोलते हैं। जो देश की जो 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, उनसे जो एक बार चुनाव जो लड़ चुका है उन उम्मीदवारों को हम टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो गंदगी है हम लोग नहीं संभाल सकते। आप एक ऐसे दौर में नई पार्टी लेकर उतर रहे हैं जहां पर जनबल, सत्ता बल
कि तूती बोल रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस जैसी टाइटेनिक पार्टियों को भी समंदर में जाना पड़ा। ऐसे में आप नहीं सोचते कि जब उतरेंगे मुकाबले में, क्योंकि असली पहचान पार्टी की तब बनेगी कि कितना आपने कमाया है जब चुनाव आएगा। आपने क्या कोई आपकी पार्टी के कारकुनों ने कोई चुनाव भी इन 9 सालों में लड़ा? हमारा जो पार्टी का जो सर्टिफिकेट मिला था 2016 में मिला था हमें, और 2016 के बाद में हमने 16, 17, 18 3 साल हमने ये कि जनसंपर्क किया है। जबकि 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा, हमारी कोई तैयारी नहीं थी तो हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद में 2019 से हमने चुनाव लड़ा है। पहली सीट हमारा 8 सीटों पे हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है, जिसमें हमारे 2 फॉर्म कैंसिल हुए थे। 6 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा है, जिसमें हमें 1% वोट मिला। और 2019 में ही हमने ये है कि हरियाणा में 2 सीटों पे भिवानी और ये चरखी दादरी 2 सीटों पे हमने यहाँ विधानसभा लड़ा था। उसके बाद में जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और अभी तक यह पार्टी ने 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है। परंतु हमारे पास विधायक सांसद न होने के कारण हमारा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए फॉर्म कैंसिल हुआ है। कोई सी बात है, शिक्षित आदमी ज़्यादा सशक्त समाज की तस्वीरें देखता है। एक चीज़ बताइए, आपने कुछ इतनी विलक्षण बातें आपके पार्टी के बारे में सुनी है जो पार्टी के नियमावली में शामिल किया गया है। आजकल देखा ये जा रहा है कि हर घर में सबसे ज़्यादा तकलीफ में कौन है? बुजुर्ग माँ बाप। उनके लिए एक रास्ता सीधे नज़र आता है एकाकी परिवार में कि बच्चा अपनी मिसेज को लेकर अलग हो गया, और उसके बाद ये जो जिनको ज़िंदगी में बच्चा कहते हैं तुम ही हो, माता पिता तुम हो, उनके लिए एक रास्ता बचता है कि वो विधवाश्रम भेज दिए जाए। आपने इनके लिए भी कोई सोचा हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इसके लिए हमारा जो विकास इंडिया पार्टी का जो विजन है, वो मैं देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को जो सत्ता में आज हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अपने मैनिफेस्टो में वो लिखिए, जिससे यह है कि हमारे देश के जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको परेशानी ना आए। क्योंकि हमारी विकास इंडिया पार्टी का विजन है कि हम उसी व्यक्ति को, उसी नौजवान को रोजगार दे रहे हैं जो कि माँ बाप को साथ रखेगा। यदि माँ बाप को साथ नहीं रखता है, कल को यह लड़का साथ रखना चाहता है, उसकी बीवी नहीं रखना चाहती है, तो हम दोनों को ही बताना चाहते हैं कि माँ बाप को और पूरे परिवार को संयुक्त रहना पड़ेगा। यदि आप एक ही राज्य में रहते हैं, एक ही ज़िले में रहते हैं, तो 4 भाई हैं परिवार में, तो चारों को एक ही घर में रहना पड़ेगा। और एक माँ बाप की सेवा जिसको सरकारी नौकरी दी गई है उसकी कंपलसरी बनती है। तीनों बाकी जो प्राइवेट में काम करते हैं सेवा माँ बाप की वो भी करेंगे, परंतु जिसको सरकारी नौकरी मिली है उसकी जिम्मेदारी अधिक बनती है। यदि वो माँ बाप की सेवा करने में विफल रहते हैं तो उनको यह है कि पहली माँ बाप की कंप्लेंट पे माफ़ किया जाएगा, समझाया जाएगा, दूसरी पे भी समझाया जाएगा, तीसरी पे उनकी नौकरी भी ले ली जाएगी। और जिस लड़के को या जो बेटी है, बहू है, उसको नौकरी मिली है तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, और उनको बाद में यह है कि नाला साफ करने, सीवर साफ करने के लिए काम दिया जाएगा। बहुत के लिए एक क्राइम फ्री इंडिया के लिए आपके पास क्या ख्वाब है? देखिए, अभी क्या है कि हमारे 1947 के बाद में जो आज़ाद हुआ देश, आप देखेंगे कि जो भी सामूहिक बलात्कार चाहे पुरुष के साथ हुआ, चाहे ये महिला के साथ में हुआ, और देश की राजधानी जैसे दिल्ली में जैसे निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं। तो आखिरकार हम जानना चाहते हैं कि जो क्राइम करने वाले वो आते कहाँ से हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो आम वोटर है, गरीब जो वोटर है, उन्हीं की बेटियों के साथ में सामूहिक बलात्कार कोर्ट में देखा गया है। हमने कोर्ट में बहुत सारे वकीलों से हमने बात किया कि ऐसा कोई केस दिखाइए जिसमें यह कि उच्च अधिकारियों की बेटियों के साथ में भी क्या ऐसी घटना कोई घटी है या उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है। सभी वकीलों ने, मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकीलों से पूछ लिया, कोई उच्च अधिकारी जो पद पे है उनके परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है आज तक। 1947 से आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। यदि किसी भाई को यदि पता हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मुझे बता दें कि ये जो ऐसी घटना इनके साथ घटी है। पिता या बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है तो उस बलात्कार की जिम्मेदारी जिन्होंने बलात्कार किया है उनके नाम तो होगी हुई FIR, वहाँ के थाना अध्यक्ष के नाम
पुलिस कमिश्नर के नाम, वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम और जो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम FIR दर्ज होना जरूरी है। क्योंकि आप उस पर स्टाम्प पेपर पे ये घोषणा पत्र लिखें और उस पर यह है कि जैसे मकान की रजिस्ट्री करा दें उस तरह से अपने 10 हाथों के फिंगर लगाएं, तब जनता मानेगी कि हाँ आप हकीकत में बहन बेटियों की सुरक्षा। क्योंकि विकास इंडिया पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अपने 10 हाथों की उंगली अपने घोषणा पत्र पर लगाता हूँ, तो आप भी है कि देश में सत्ता संभाल रहे हैं। मैं तो एक छोटी सी पार्टी लेके चल रहा हूँ, मेरी विचारधारा को लीजिए आप, जिससे ये कि हमारी बहन बेटियाँ ये कि सुरक्षित हो चुके हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सरकार को, अपने ये कि विधायकों सांसदों को इस कंट्रोल से ये है कि वहाँ पे ये कि वहाँ की जनता को सुख सुविधाएं दे सके। भारत सरकार के द्वारा ही यह कि शिक्षा का स्तर टोटल गवर्नमेंट के ही स्कूल कॉलेज रहेंगे और पहली क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक जितना भी बच्चा स्टडी करना चाहता है वो सरकारी स्कूल में करेगा, निःशुल्क करेगा। जो वर्तमान सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार है और राज्य की सरकारों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये अपना यह शिक्षा के स्तर में सुधार करें, नहीं तो आने वाला समय यही युवाओं का है जो आपको वोटिंग करके और आज सत्ता में बैठाले हुई है। आज यही युवा आपको यह कि सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को व्यापार का धंधा न बनाएं, उसको टोटल प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट में कन्वर्ट करिए। वहाँ के जो स्कूल के टीचर हैं उनको गवर्नमेंट में लेके आइए। जिनों के प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल उन्हीं के हैं जो देश में सत्ता संभाले हुए हैं। एक चीज मैं इसी से रिलेटेड और उसका संक्षेप में जवाब देना, बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। क्या जो नई जनरेशन बैठी हुई है स्कूलों में, नई जनरेशन के बच्चे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, क्या ये नफरत जो देश भर में बैठी है इसके लिए स्कूल NCERT को सिलेबस बड़ा चुनकर संभल कर और गंभीरता से चुनाव करना चाहिए या नहीं? कहीं न कहीं इस नफरत के लिए शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। जो नफरत का बीज है कि हमारे जो स्कूलों से आज जो बोया जा रहा है और जो भारत की जो असली संस्कृति थी, जो मान के जो यहाँ की जो एजुकेशन थी उसको ये छोड़ के हटा के और कहाँ से हमारे बच्चों के ऊपर ये कि जो पद्धति को थोपा जा रहा है। जैसे हर स्टेट की अलग से एजुकेशन थी, आज NRCT का आपने लगा दिया एक संस्था का, और वही जो गरीब का बच्चा एक पुस्तक होती थी उसको एक परिवार के 4-4, 5-5 पीढ़ी तक बच्चे पढ़ लेते थे उसको। परंतु आज ये है कि एक स्कूल का बिजनेस का आप बुक्स का ये है कि सिलेबस पहले चैप्टर को बाद में कर दिया जाता है, उसका कवर चेंज कर दिया जाता है और आपने एक मानी हर साल बुक खरीदना है, हर साल यूनिफॉर्म खरीदना है। ये सारी चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। आज तक का रिकॉर्ड है 2019 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति देश के अंदर ये कह दे कि मेरे से 1 रुपया लिया है या टिकट का या सदस्यता का, तो मैं अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए तैयार हूँ। तो देश के युवाओं विश्वास करिए, जो आपसे पैसा लेके राजनीतिक पार्टी चला रहा है वो आपसे व्यापार कर रहा है। और यह है कि जब तक वोट आप मत करिए, आपके लिए घोषणा पत्र पे जो कुछ मुद्दे आपके उनके ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी पार्टी है उसके फिंगरप्रिंट ले लिए, जैसे मकान की रजिस्ट्री की तरह, और जो भी घोषणा कर रहा है उसमें टाइम बाउंड करा के दीजिए कि इतने दिन में ये काम करोगे या नहीं करोगे। यदि युवाओं, यदि आपने टाइम बाउंड करना शुरू कर दिया नेताओं को, तो मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि आपको रोजगार भी मिलेगा, आप सुरक्षित भी रहेंगे और ये भारत में जो नफरत की राजनीति है वो भी खत्म हो जाएगी। और भारत यह है कि पूरे विश्व में जैसे पहले सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया हो सकता है। पर युवाओं, कमाल है, कमाल है। तो आप पढ़ते हैं या कोई कारोबार करते हैं? माशाअल्लाह, क्या बात है। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अगर वो डॉक्टर हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाहिर सी बात है उसी के समकक्ष पार्टी के पदाधिकारी बनते जाए। आप इंजीनियर हैं, समाज सेवा में कब से जुड़ा हुआ? समाज सेवा तो मैं 7 या 6 साल से करता हूँ। पापा के साथ में या फिर दूसरे पार्टियों के साथ में मैं करता था। अभी जो VIP पार्टी है उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे जो आज पद दिए, कौन सा पार्टी है? महाराष्ट्र युवा नेता VIP पार्टी, युवा बिल, तो मुझे उन्होंने पद दिए। तो
आज से उनके लिए काम करा जाएगा, लोगों के लिए काम करा जाएगा। और ये पद के लिए मैं इनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो पद दिया गया है मुझे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी, है। ये जो जिम्मेदारी है मैं इसको सच्चे दिल से निभाऊंगा और ज़्यादा पार्टी का नाम भी रोशन करूंगा और लोगों के घर तक पहुँच के मदद करने की कोशिश करूँगा। आपको बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई। आप क्या इसके पहले भी समाज सेवा से लगे हुए थे? जी, लगे हुआ था। मैं दूसरी पार्टियों से भी कर रहा था, लोकल में भी कर रहा था, लोगों के घर तक भी आके उनकी भी मदद करता था, गरीब लोग की भी मदद करता था। यहाँ तक कि अगर किसी ज़रूरतमंद को बहुत ज़रूरत पड़ गई तो आधी रात को उठ के उसकी मदद करते हैं। क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसा गुण था, क्या ऐसी विशेषता नजर आई इस पार्टी में? जी देखो, मुझे लोगों की मदद करना था, तो ये पार्टी के बारे में मैंने सुना था। ये पार्टी ऐसा काम करती है, पार्टी का नाम बहुत है और पार्टी के जो काम आपने इसके पहले सुना है कि पार्टी क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, तो ये कोई भी इंसान का दिल खुश हो जाएगा सर। तो वो ऐसी कौन सी वहाँ ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी पार्टी के नेम के साथ, नेम प्लेट के साथ में दूर करने में प्राथमिकता दोगे कि ये सबसे पहले मैं अगर पावर में आया तो इसे दूर करूँ? वहाँ ऐसी क्या समस्या है? वहाँ एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे एजुकेशन इतना नहीं है अभी। तो फिलहाल में अगर एजुकेशन की बात करा जाए, जो भी उधर एजुकेशन के लिए जाता है उसकी फीस ज़्यादा होती है या फिर कुछ मजबूरी के कारण वो कर नहीं पाता है, तो उस पर एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन को हाईलाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ऐसी चीज़ें हैं, शिक्षा जिसके बारे में संस्कृत में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, शिक्षा आती है तो आदमी विनम्र हो जाता है, पके हुए फल की तरह। पेड़ों का जो दरख्त फलदार होते हैं वो झुकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद आदि पात्रता। और जब आदमी विनम्र होता है तो ऊपर वाला नवाजता है, उसको देता है। विनयाद आदि पात्रता। और जब आदमी विनय होता है तो काबिल बनने लगता है पढ़ने लिखने के बाद। पात्रत्वात् धनम आपनों से पात्रता आती है, योग्यता आती है, तब आप पैसा कमाते हैं। तदात् धर्म तथा सुखम, उसके बाद धर्म कार्य भी करो, समाज सेवा करो और उसी से दुनिया सुख होती है और सुख आपके पास भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।